कि उसके मुताबिक उसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए। इस चीज़ का नाम जो है ये क्वालिटी सर्विस है। तो ये हम इंश्योर करते हैं। अब जहाँ तक आपके मज़ीद इश्यूज़ का ताल्लुक है, इसके अंदर ये भी बात है कि कमिटमेंट जो है ना वो वैसे तो तमाम लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन सीनियर मैनेजमेंट की कमिटमेंट इस मामले में काफ़ी सीरियस होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म बेस्ड होनी चाहिए, ताकि आप अपने काम जो है वो एक स्पिरिट के साथ हो सकें और उनके अंदर फिर रुकावट ना आए। तो फुली कमिटेड होना चाहिए कि हमने क्वालिटी को इन्हांस करना और प्रोसेस को डे बाय डे बेहतर से बेहतर करते जाना। अब जहाँ तक सवाल है, कल हम टोटल क्वालिटी टूल्स पे बात कर रहे थे, हमने सबसे पहले क्वालिटी सर्कल पे बात की थी। क्वालिटी सर्कल के हवाले से हमने ये बात की थी कि एक ऐसा सर्कल जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल शामिल हैं, और हमने इनको इसलिए शामिल किया है कि इनसे मशवरा लिया जाए, इनसे सजेशंस ली जाएं और इनकी एफर्ट को इन्वॉल्व किया जाए ताकि हम जो है बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकें। इस मामले में हमने ये बात ज़रूर कही थी कि एक तो इन ग्रुप्स के अंदर जो भी लोग शामिल हैं, इनका पार्टिसिपेशन जो है वो बिल्कुल वॉलंटरी होना चाहिए। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बाहमी रजामंदी के तहत ये इसमें शामिल हो। मीन दे शुड बी एग्रीड एंड दे शुड बी 100% विलिंग टू डू दैट। ऐसा नहीं कि हम इनको कोई कंपल्शन के तहत लाएं, दे मस्ट बी विलिंग टू डू दैट। क्योंकि ऐसी सूरत में जब इंसान कोई भी काम विलिंगली करता है तो उसको ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, उसका ब्रेन ज़्यादा रिलैक्स चलता है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होता है, ज़्यादा सजेशन देता है। तो विलिंग टू डू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी क्योर्शन के तहत, थ्रेट के तहत, पनिशमेंट के तहत, प्रोसीजर के तहत या किसी जॉब डिस्क्रिप्शन के तहत इनको यहाँ बांध दें, बल्कि बेटर ये है कि इसमें विलिंग। दूसरी बात, इनका बहुत बड़ा साइज भी हमें नहीं रिक्वायर्ड है। हमें इनका रिक्वायर्ड इतना साइज है, दे शुड स्मॉल इन साइज सो दैट इनके जो डिसीजंस हैं वो जल्दी हो जाए, इसमें ज़्यादा डिले ना हो। अच्छा, इसमें भी एक बड़ी अजीब साइंस है कि जब हम किसी भी इस तरह की टीम्स या सर्कल्स को बनाते हैं, तो अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज कर दें तो भी हमारा काम नहीं चलता। यानी शुड बी नॉट बी वेरी स्मॉल, स्मॉल बट नॉट वेरी स्मॉल। और इनका साइज अगर हम टू लार्ज कर दें तो भी काम नहीं चलता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम हो तो फिर अगर बहुत कम है तो स्किल्स कम होंगी। अगर 4 बंदे आपने शामिल किए, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक एरोडायनामिक है, एक अकाउंटेंट है, तो स्किल्स की कमी रह जाएगी। चूँकि लीगल कंसल्टेंट कोई नहीं है, आईटी एक्सपर्ट कोई नहीं है, क्योंकि 4 से इसलिए स्किल्स कम हो गई। अगर हमने 16, 15, 20 कर दिए तो फिर मसला ये हो जाएगा कि बहस मुबासे में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लिहाजा इनका साइज़ जो है वो एक ऑप्टिमम स्मॉल साइज़ होना चाहिए। अब आगे आ जाती है, इनमें रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए। ये नहीं कि वंस इन द ब्लू मून कभी मिल गए कभी ना मिले, तो मस्ट बी स्केड्यूल्ड। स्केड्यूल्ड होने से ये होगा कि पिछला एजेंडा अगले एजेंडे के साथ मैच करेगा, कि पिछले पॉइंट्स ऑफ नोटिस क्या थे, पिछले पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन क्या थे, उन पे किस हद तक हमने अमल किया और आगे नई हमारे पास क्या तजावीज़ है। इसी तरह इंडिपेंडेंट एजेंडा होना चाहिए। दैट्स मीन्स एजेंडा बनाने में, अपने काम में इन्हें पूरी आज़ादी होनी चाहिए, ताकि ये जो तजवीज़ देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, बआसानी दे सकें। और इनका फोकस क्वालिटी पे होना चाहिए, किसी और इशू पे नहीं होना चाहिए। हमने ये भी कहा था कि इसके एडवांटेजेस पे बात करेंगे। एडवांटेजेस ये हैं कि बेसिकली हम इसमें से जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को अपनी को इम्प्रूव कर सकते हो आप लोग। फिर उसके साथ साथ इनकी मदद से हम एक कल्चर ऐसा बना सकते हैं जो कि कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट का कल्चर है, जिसमें हर शख्स आगे सोचता है कि मज़ीद बेहतर कैसे हो सकता है। और एम्प्लॉयज़ एट ऑपरेशनल लेवल विल फॉर्म पार्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल। तो क्वालिटी सर्कल जो है वो स्ट्रेटेजिक लेवल से चलता है, और रूट लेवल पे भी जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके साथ कनेक्टिविटी होती है, जिससे ऊपर वाला स्पिरिट जो है वो नीचे तक फ्लो करता है, और जो स्पिरिट ऊपर वाले कोर में पाया जाता है वो नीचे तक आ जाता है। फिर इसके बाद बात ये आ जाती है कि ग्रुप अप्रोच टू हेल्प फोस्टर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी। एक ग्रुप अप्रोच आ जाती है, टीम वर्क अप्रोच आ जाती है, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी फोस्टर अप होती है। और आप ये जानते हैं कि वो कहते हैं ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ। जब हम मिलके काम करते हैं तो जो काम मुश्किल होते हैं वो भी कंडक्ट हो जाते हैं।
इंकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ द यूज ऑफ क्वालिटी सर्कल, हम इंकरेज करें कि क्वालिटी सर्कल्स को ज़्यादा यूटिलाइज किया जाए। इसके अंदर पुटिंग द आइडिया ऑफ क्वालिटी सर्कल इनटू प्रैक्टिस कैन बी वेरी डिफिकल्ट। देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच फर्म कैन इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ दीज द यूज ऑफ क्वालिटी सर्कल्स। बहुत सारे ऐसे वेज है फर्म इनको इफेक्टिविटी बढ़ा सकती है। पहली बात है इंश्योर करना चाहिए कि हाई प्रोफाइल एग्जेक्टिव्स जो हैं वो इसके अंदर कमिटेड हैं और वो इनिशिएटिव ले सकते हैं। दूसरी चीज़, स्टाफ मेंबर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके एग्जिस्ट करदा या उनके सामने आने वाले प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने चाहिए, और इंश्योर करना चाहिए कि स्टाफ मेंबर जो क्वालिटी सर्कल में इन्वॉल्व हैं दे आर फ्री टू स्पेंड द टाइम नेसेसरी फ्रॉम देयर डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि वो इसके अंदर भरपूर रोल प्ले कर सकें। और रिव्यूइंग की जा सके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की, आइडेंटिफाई किया जा सके इंफॉर्मेशनल नीड्स को, क्वालिटी सर्कल को, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो परफॉर्मेंस है और जो प्रॉब्लम्स हैं उसे प्रॉपर वे में टैकल किया गया है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर, जब हमने कहा था कि नीचे तक लेवल होना चाहिए, तो देखिए सर्कल मेंबर्स हैं, सर्कल लीडर्स हैं, क्वालिटी सर्कल फैसिलिटेटर्स हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, स्टीयरिंग कमेटी है और ऊपर टॉप मैनेजमेंट है। ये पूरी की पूरी लेयर्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होनी ज़रूरी है। तो डिमॉन्स्ट्रेट होना चाहिए कि सीनियर लेवल से निचले मैनेजमेंट लेवल तक तमाम लोग जो हैं वो सीरियसली इस मसले को रिजॉल्व करने में इंटरेस्टेड हैं, और एक ओवरऑल क्वालिटी कल्चर है जिसको हम कह सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव कल्चर है, जिसके अंदर आने वाले आइडियाज़ को जो है वो प्रेफर किया जाता है। अब ये जानते हैं आपके जब कोई आइडियाज़ जो हैं वो लाए जाते हैं, प्रोसेसेस को चेंज किया जाता है, तो देखिए इसके अंदर एक रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। जैसे मैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस में कोई अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, तो वो प्रोसेस में ऑलवेज कामयाबी नहीं होती। बाज़ बात ऐसा भी होता है कि इसके अंदर जो है वो पॉसिबल मिस्टेक्स भी होती हैं, और मिस्टेक्स या एरर्स होते हैं, तो वो हमें देखना होता है, या हमारी थॉट में कोई फ्लॉ रह जाता है, ड्रॉबैक रह जाता है। तो आप ये जानते हैं ये कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक्सपेरिमेंटेशन से कभी नहीं घबराती, और आप जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन जो होती है इसमें हमेशा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहता है, और एक्सपेंडिचर लॉस होने का भी चांसेस होता है। जैसे आप यूँ समझ लो, एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो मैं ये एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं एक मिनट हमजा आपकी बात का जवाब भी देता हूँ, मैंने लिख लिया है, ये दोनों तीनों बातें मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, ज़रा ये टॉपिक सम अप कर लो। अच्छा, तो जो है मैं आपसे ये बात कर रहा था कि आपने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को देखा होगा जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंटेशन जो है उसको अलाउ करते हैं कि ठीक है यार तजर्बात होने चाहिए। मैंने इसकी एग्जांपल के लिए आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बाज़ औक़ात 1000 प्रोडक्ट्स एट ए टाइम ट्राई किए जा रहे होते हैं, यानी 1000 दवाइयों पे काम हो रहा होता है। लेकिन होता ही है कि 1000 में से बहुत ही कम दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो सक्सेसफुल होती हैं, बाकी सब जो है वो मार खा जाती हैं किसी न किसी वजह से। अच्छा, सक्सेसफुल होने के बावजूद बाज़ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मार्केट में सक्सेस नहीं हासिल कर सकती, यानी प्राइसिंग वाइज वो इतनी महंगी है कि आम कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो अच्छी भी हैं तो प्राइस उनकी या उनकी मार्केट सक्सेस चांस नहीं। दूसरी ऐसी हैं जो ऑपरेशनली सक्सेसफुल नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर हम उसको ट्रीट करने का तरीका कॉम्प्लिकेटेड है और अगर उसके अंदर प्रैक्टिशनर सही तरीका फॉलो नहीं करते तो भी उसमें नुकसान है, तो ऐसी मेडिसिन रह जाती हैं। अब हमारे मुल्क में क्या वो नेम मैं कोट कर रहा हूँ ऑनलाइन, CCL कंसोलिडेटेड केमिकल लेबोरेटरीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा है जो हमेशा उनकी सारी कॉस्ट कवर कर जाता है, वो है उनका पल्मोनल कफ सिरप है। एक ही प्रोडक्ट से बहुत कुछ अर्न कर लेते हैं। तो ऐसे ही होता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं लेकिन कुछ प्रोसेसेस कामयाब होते हैं, लेकिन येट डेट हमें प्रोसेसेस को बेहतर करने के लिए कई ट्रायल करने पड़ते हैं।
मैंने इसके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हाइब्रिड कार है या ये इलेक्ट्रॉनिक कार है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कई ट्रायल किए गए होंगे, कई दफ़ा ट्रायल किए गए होंगे, कई दफ़ा प्रोसेस डिज़ाइन किए गए होंगे, जिनमें सक्सेस नहीं भी हुई होगी, लेकिन येट दैट ट्राई करते रहे, मेहनत करते रहे, तो इन दी एंड एक ऐसा प्रोसेस फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए कि टोयोटा भी हाइब्रिड गाड़ियाँ बना रहा है, होंडा भी बना रहा है, और भी दुनिया की फोर्ड भी और कई कंपनीज बना रही है। तो ये अब ये आ जाता है कि स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनको अवेयरनेस पैदा हो और वो इन वर्किंग को परफॉर्म कर सके और क्वालिटी सर्कल में प्रॉपर अपना रोल प्ले कर सके। तो यहाँ पे आकर हम कहते हैं क्वालिटी सर्कल वाला जो काम है वो कवर हो जाता है। तो अब जो स्टूडेंट न्यू ज्वाइनर्स है उनको भी मैंने इसके ऊपर खूब तफसील के साथ डिटेल में रिव्यू करवा दिया। अब आ जाते हैं आपके सवालात की तरफ। एक सवाल आपका अभी तक जो आया है वो ये है कि क्या हम किसी दूसरी प्रोफेशनल स्टडी सीएमए की बुक पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जो स्टडीज हैं और आपका जो कोर्स है, क्या उनका कोर्स सेम है। तो आप कहेंगे नहीं, ये अगर ऐसा होता तो फिर तो बड़ा आसान होता, हम हर किताब दूसरी बॉडी की पकड़ते और आपको देते और पढ़ा देते, तो टीचर का काम तो और आसान हो जाता। क्या ख्याल है बच्चों। तो पहली बात तो यहाँ पे पहला नो आ जाता है, ठीक है जी, कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बात जो आप कह रहे हैं मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये कि दोनों के कैरिकुलम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा कैरिकुलम और है और उनका कैरिकुलम और है। फिर एक बात ये है कि जब आपको मैं दो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, यानी चैप्टर वाइज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये जब चैप्टर मुकम्मल होंगे तो क्या हाल, आपकी बुक बन नहीं जाएगी। और दूसरा मैं आपके साथ अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, तो इससे काफ़ी काम हो जाता है, ठीक है, इससे काफ़ी मसला हल हो जाता है। तो मैं दो स्टडीज़ आपको दे रहा हूँ। एक स्टडीज़ मैं दे रहा हूँ क्या, आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बना के दे रहा हूँ, यानी एक पूरे चैप्टर के नोट्स दे रहा हूँ। ये चैप्टर्स इन द एंड आप सॉफ्ट कॉपी में आप इनको प्रिंट करके बाइंड कर लेना यार, आपकी बुक बन जाएगी भाई। तो अभी एक चैप्टर जो मुकम्मल हुआ है उसके नोट्स अपलोडेड हैं, किस पे, गूगल क्लासरूम में। जिनको चाहिए उन्होंने डाउनलोड कर लिए हुए और प्रिंट भी कर लिए हुए, तो वहाँ से चैप्टर वाइज गूगल क्लासरूम में पढ़े हुए। अच्छा, फिर खूबी की बात ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, इसके अंदर एक एक कंटेंट वही है जो कोर्स का कंटेंट है, कोई चीज़ अजाफी नहीं और कोई चीज़ कम नहीं। तो इससे बेहतर किताब कौन सी हो सकती है। दूसरी चीज़, और ये भी मैं किसी ना किसी सोर्स से ढूंढ के ला रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़, जब स्लाइड्स भी आपके पास आ गई, ये भी आ गए, तो फिर ये सवाल नहीं है कि हम सीएमए की बुक पढ़े, नहीं पढ़नी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो कंटेंट उसके अंदर है लेकिन हमारे कोर्स में नहीं होंगे, जो डिफरेंट है, उसके ऊपर फजूल एक डंकी वर्क होता रहेगा। तो बजाय इसके कि हम सक्सेस की तरफ जाएं, वो कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क से हमेशा कामयाबी होती है। प्रोफेशनल आदमी में और आम आदमी के काम में फ़र्क क्या होता है, यही तो फ़र्क होता है। प्रोफेशनल आदमी जब पढ़ने जाएगा वो सबसे पहले पूछेगा, अच्छा भाई कोर्स क्या है, कंटेंट्स क्या है, अच्छा भाई इन कंटेंट्स के लिए मटेरियल क्या है। वो जो आम स्टडीज होती हैं, जो लोग बगैर प्रोफेशनल नहीं होते, वो इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, इस चीज़ के लिए ये वाली किताब पढ़ लेते हैं, इस चीज़ के लिए वो वाली किताब पढ़ लेते हैं। नॉलेज के लिए तो कोई किताब बुरी नहीं होती भाई। बात यह है कि हमें एक स्पेसिफिक कोर्स के हवाले से पढ़ना है और उसको क्वालिफाई करना है। लेकिन मैं आप सब बच्चों का बहुत मशहूर हूँ कि आप इस तरह की बातें मेरे से पूछते हैं और मुझे ये बताने का मौका मिल जाता है। इस तरह बाकी लोगों को भी इससे भरपूर फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ने, आप में से कोई भी बच्चा ही पढ़ने गया, हमजा साहब, हमजा भाई या कोई भी बच्चा हमारा गया, तो मुझे अफसोस होगा कि खामखा एक ऐसा क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर रहा है जिसका हमारे कोर्स से मुश्किल 40% भी अटैचमेंट नहीं है, 40% भी उसका मैच नहीं हमारे साथ, और वो ऐसी एक दौड़ लगा रहा है जिसका मतलब मंजिल का पता नहीं है, और खामखा सड़क के ऊपर आप भागते फिरते हैं। तो ये बिल्कुल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि रेफरेंस बुक्स अगर मुझे देनी होंगी तो मैं खुद अपनी आपको बताऊंगा कि यार इस टॉपिक के लिए पर्टिकुलरली ये रेफरेंस बुक है, लेकिन ये इजाफी है, किताब है, इसके अंदर फालतू चीज़ें बहुत सारी हैं। अगर आपने लाइब्रेरी स्टडी के लिए पढ़नी हो तो ज़रूर पढ़ सकते हैं, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप खुद ना कीजिए ये काम, ठीक है। अभी तक एक चैप्टर मुकम्मल हुआ, उसके नोट्स भी दे दिए, उसकी स्लाइड्स भी दे दी। ये जो चैप्टर है इसकी भी मैं आज, चले आपको, चूंकि आप सब बच्चे जल्दी में हैं तो इसके नोट्स भी आज अपलोड कर देंगे।
अब रही बात ये कि इस गूगल क्लासरूम में किसी ने घुसना कैसे, आना कैसे, ये मैं अभी आपको लास्ट 10 मिनट्स में चाहता हूँ 7 बजे से पहले पहले ही आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आपने इस गूगल क्लासरूम में आना है। मोस्टली बच्चे जानते हैं, लेकिन जो उन बच्चों को नहीं पता वो भी मेरे से लेट पूछ सकते हैं। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर एक चीज आ गई है कि क्वालिटी सर्कल वाला काम हो गया मुकम्मल। आ गया दूसरा एरिया, और वो है कैजन का एरिया। ये एक जापानीज एक्सपर्ट है। ये कहते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। उसके अंदर वो कहते हैं, देखिए बात जो है वो 4 एस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं। पहली बात ये है, एक अच्छा प्रोसेस क्या होता है। कहते हैं एक गुड प्रोसेस, प्रोसेस जाहिर है निज़ाम को कह सकते हो आप, नज़्म व नस्क को कह सकते हो, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को कह सकते हो। तो एक गुड प्रोसेस वो है दैट क्रिएट गुड रिजल्ट्स। एक अच्छा प्रोसेस वो है जो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो पहली बात यह है कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गुड प्रोसेस इज वन विच विल क्रिएट गुड रिजल्ट्स। सेकंड, एक अच्छा प्रोसेस वो है जो मुसलसल बेहतर से बेहतर होता चला जाए। इम्प्रूवमेंट आर बेस्ड ऑन स्मॉल चेंजेस, और बेहतर होता जाए, लेकिन ये नहीं कि उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आ जाए, एक बड़ी चेंज आ जाए, बल्कि उसके अंदर छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आती जाए और प्रोसेस इम्प्रूव होता जाए। इससे आपके बच्चों के जहन में एक वो हदीस भी आई होगी कि तबाह हुआ वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। यानी इम्प्रूवमेंट जो है वो ग्रेजुअल है, आहिस्ता 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 आप बेहतर करते जाए। तो पहली बात ये, प्रोसेस अच्छा हुआ है जो अच्छा रिजल्ट दे, और प्रोसेस वो है, बेहतर प्रोसेस वो है जो इम्प्रूव होता जाए और उसमें छोटी छोटी चेंजेस जो है उसको बेहतर से बेहतर करती जाए। इम्प्रूवमेंट जो है वो हम अपनी थ्योरेटिकल बहस में उसको बेहतर ना कहें, बल्कि इम्प्रूवमेंट ऐसी हो जो मेजरेबल हो, यानी हम उसे नंबर में बता सकें, रेट ऑफ रिटर्न में, प्रॉफिटेबिलिटी में, कस्टमर ब्रांड इमेज में। तो हम उसे बाकायदा तौर पे बता सकें मेजरेबल और स्टैंडर्डाइज टर्म में कि ये इस तरह से बेहतर हुआ। और उसके साथ साथ क्या है, ये रिपीटेबल हो। इसके साथ साथ ये है कि ये इम्पावर करें एम्प्लॉयज़ को बाख्तियार करे कि वो इसको बेहतर प्रोसेस को चलाने में, और उसके साथ साथ ये कह लीजिए कि प्रोसेस को मज़ीद बेटर करने में एम्प्लॉयज़ अपना रोल प्ले कर सकें और वो अपने आप को बाख्तियार समझें। यानी उन्हें लगे कि उनके हाथ में कुछ है, यानी एम्प्लॉयज़ की जो सेल्फ स्टीम है, जस्ट अ मिनट, यानी एम्प्लॉयज़ की जो सेल्फ स्टीम है वो बेहतर हो कि दे कैन डू समथिंग। एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस बेहतर हो कि वो उनके अख्तियार में कोई चीज़ है और वो कर सकते हैं। तो ऐसा करने से प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव होता है। तो ये 4 बातें इन्होंने की। जी हाफिज साहब, आपके सवाल बेटा इंटरेस्टिंग है कि हम एक दफ़ा बड़ा चेंज क्यों नहीं ला सकते। देखिए बेटा, बात इसमें ये है कि जब मैं बात करता हूँ, शहरोज़ में बात करता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये बच्चे कि जब मैं बात कर रहा हूँ किसी ज्ञाज़न या किसी एक्सपर्ट की राय के ऊपर, तो मैं उसकी राय बता रहा हूँ। मतलब मुझे मैं वकील नहीं बन रहा उसका, मैं उसका लॉयर नहीं हूँ कि मैं उसके पॉइंट को सच साबित करूँ। वो ये कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन चेंज दोनों तरह के होते हैं दुनिया में। मैंने जब चेंज के हवाले से रिसर्च पढ़ी थी तो इसके अंदर 2 बातें सामने आई थी। पहली बात सामने ये आई थी कि दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें स्लोली चेंज होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज बहुत कम होती है। उसकी 2 वजूहात बताई जाती हैं।
एक वजह ये बताई जाती है कि जब इंसान कोई चेंज लाना चाहता है तो हकीकत में इतने रिसोर्सेज और इतने इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टेक्निकल रिसोर्सेज जुटा नहीं पाती ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए चेंज की तरफ आमतौर पे ग्रेजुअली जाया जाता है, पहली बात। लेकिन ये नहीं मैं कहा, हरगिज नहीं कहा कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज या बड़े चेंजेस आते नहीं हैं, आते ज़रूर है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस, लेकिन इस एक्सपर्ट ने उन पे बात नहीं की। इन्होंने कहा अच्छा प्रोसेस हो जो आहिस्ता 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 आप बेहतर करते रहे और वो बेहतर होता रहे, जिसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े और जो चीज़ बन रही हो पहले से बेहतर हो जाए, एक बात है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हम एम्प्लॉयज़ को अपने काम में बाअख्तियार करें। बाअख्तियार करने का मतलब ये है कि उन्हें ये लगे कि वो बेबस नहीं है, दे आर कॉन्फिडेंट इन सेल्फ, दे आर हैविंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन द वर्क, वो बाअसर हैं और वो अपने काम को पुरअसर तरीके से कर सकते हैं और वो इस पोजीशन में है कि कुछ बेहतर करें। लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट की बात हुई थी, यहाँ पे एक बच्चे ने सवाल किया था कि ये पॉइंट जरा क्लियर करें। इम्प्रूवमेंट हमने ये कहा था कि देखिए एक चीज़ ये होती है कि मैं ज़बानी कलामी कहूँगा यार ये चीज़ इम्प्रूव कर गई है, ठीक है जी। मैं ऐसे कहूँ जी सर्दियाँ बढ़ गई हैं, सर्दी बहुत बढ़ गई है, आप कहेंगे अच्छा बढ़ गई है सर, कोई साबित करें, तो मैं आपसे कहूँगा कि देखो पिछले मंथ जो इस टाइम टेम्परेचर था वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड था और आज इस महीने में इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये है स्टैंडर्ड मेजर जिसके मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यही बात हम कहते हैं कि भाई जब इम्प्रूवमेंट हुई है तो ये नहीं कि ज़बानी कलामी की गाड़ी बड़ी अच्छी हो गई है, बड़ी खूबसूरत हो गई है, नहीं, तुम हमें ये बताओ सेल कितनी बड़ी है नंबर में, तुम हमें ये बताओ प्रॉफिट कितना बड़ा है, तुम हमें ये बताओ कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी बड़ी है, ये बात हम कर रहे हैं। क्लियर जी। अब जो फीचर हैं इसके वो अगर आप ओवरऑल देखें, ये एक मिनट में लगता है कि बच्चों ने सवाल आया है, ओके ठीक हो गया, तो बच्चे मोस्टली एग्री हैं। तो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। तो ये जापानीज एक्सपर्ट जो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए हमें तजावीज़ दे रहा है, तो देखते हैं कि जनाब हमें क्या फीचर्स ये कहते हैं होने चाहिए जिससे ये हो सकता है। पहली बात वो कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ को बेबस ना करो, उन्हें हर मामले में इन्वॉल्व करो। यानी इसका मतलब ये है कि इनके नज़दीक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी वे टू इम्प्रूवमेंट, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज अ वे टू इम्प्रूव। दूसरी बात यह है कि हर किसी को इनकरेज किया जाए कि कम अप विद स्मॉल इम्प्रूवमेंट सजेशन ऑन रेगुलर बेसिस। हर इंसान से कहा जाए कि नहीं नहीं जो सोचते हो सोचते रहो, लेकिन इतना नहीं, हमें कोई तजवीज़ दो। जाहिर है एक बंदा एक अरसे से एक काम कर रहा है तो उसके जहन में यकीनन ये बात होगी कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें बेहतरी आ सकती है और उसको तरीका ज़रूर पता होगा। लेकिन सम टाइम ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में लोग बोलते नहीं है, तरीका उन्हें पता है कि इम्प्रूव कैसे हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो लोग कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें लोगों को जो है इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि हर कुछ कुछ अरसे बाद वो आके हमें कुछ तजवीज़ दें कि ये जो काम हो रहा है ये इस तरह बेहतर हो सकता है, ये जो काम है इस तरह बेहतर हो सकता है, तो इससे बेहतरी लाई जा सकती है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि सजेशंस जो होनी चाहिए वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे नहीं होनी चाहिए। यानी देखिए अगर एक एरिया इंप्रूव हो गया और बाकी सारे वैसे ही रहे तो फिर तो उसका फायदा नहीं है। ये सजेशन हर एरिया में हमें मिलनी चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो मार्केटिंग है, यानी हर बिजनेस का जो एरिया है वो पहले से बेहतर होता हुआ नजर आए, तो फिर हम ये समझते हैं कि ये मामला बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ जा सकता है। तो मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें जो तजवीज़ हैं वो देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। पहली तो बात ये है कि उनके ज़हन से खौफ मिटाना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना चाहिए कि वो हर मामले में हमें राय दें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनकी जो राय है वो सिर्फ
ये नहीं उन्हें कहा जाए कि आप जो काम करते हैं, हमें पता है कि इतना काम करने के बाद, इतने तजर्बे और मुशाहदे के बाद जहन में बहुत सारे अच्छे तजवीज़ और आइडियाज़ आते हैं, वो आइडियाज़ हमें दें। लेकिन किसी एक एरिया को इम्प्रूव करने से कभी कोई मसला हल नहीं होता। ज़रूरत इस अमर की होती है कि एक कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट आए और हर एरिया में आए। अगर प्रोडक्शन बेहतर होता है, मार्केटिंग नहीं होता, फायदा कोई नहीं। प्रोडक्ट बना के बैठे रहोगे, बेचेगा कौन? एचआर बेहतर होता है, फाइनेंस बेहतर नहीं होता, फायदा नहीं। हर हर तरीका जो है बेहतर होना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक जिस्म की मान्यता है कि अगर एक बॉडी बिल्डर जो है वो मसल बना रहा है तो वो शोल्डर पे भी होने चाहिए, वो चेस्ट पे भी होने चाहिए, वो थाइस पे भी होने चाहिए। किसी एक चीज पे मसल्स काम नहीं करेंगे, ना उसकी लुक देंगे। इसी तरह वो कहता है कि सेटिंग स्टैंडर्ड्स, हमें स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए। और ये स्टैंडर्ड तो एक तो ये है ना कि प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके एक स्टैंडर्ड हो, उससे नीचे प्रोडक्ट ना जाए। और फिर उन स्टैंडर्ड को वक्त के साथ साथ इम्प्रूव भी कर दिया जाए, यानी जो टारगेट्स रखा है इम्प्रूवमेंट का वो वही ना रहे कि भाई ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा अपलिफ्ट करते जाएं, स्टैंडर्ड को भी पहले से थोड़ा बेहतर करते जाएं, ताकि आने वाले दौर में आप कंपेटिटर के मुकाबले में बेहतर कर सकें। एम्प्लॉयज़ को इस सिलसिले में ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग इस सेंस में कि देखिए, जो काम ट्रेनिंग से होता है हमेशा हम अपने काम में बेहतरी लाते हैं। और रिसोर्सेज की ज़रूरत इस सेंस में पड़ती है कि देखिए, जब तक टेक्नोलॉजिकली अपडेट नहीं करेंगे, उन्हें आप इक्विप नहीं करेंगे नए टूल्स, नए इक्विपमेंट से, कभी भी आप अपना मसला हल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, नया इक्विपमेंट भी चाहिए, नए टूल्स भी चाहिए, लेकिन उनको चलाने का तरीका भी हमें आना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये हमें कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की एग्जाम्पल देते हैं, तो यहाँ पर ये हमें दो बड़ी कंपनीज का नाम देते हैं, जिसके अंदर एक तो वो जिक्र करते हैं कैनन, डेट्स कैमरा मेकर्स, और दूसरे टोयोटा। और वो कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ आपस में बेशुमार तजावीज़ शेयर करें, लिखें और हमारे तक लेकर आएँ, ताकि हम उसको देखें कि उसमें से जो अच्छी लगे उसको इम्प्लीमेंट करें। और इसमें ये नहीं कि तजावीज़ तकरीबन जो मतलब बात तो बड़ी आइडियालॉजिकल लगती है, ड्रीमिंग लगती है, कि ये अनयूजुअल नहीं है। हो सकता है कि 90% तक जो तजावीज़ हैं वो काबिल अमल हो और हम उन पर जो है वो प्रैक्टिकली काम करें। और इस हवाले से अगर आप देखें तो हिस्ट्री में एक बड़ी अजीब सी हकीकत मिलेगी आपको कि 1999 में एक यूएस प्लांट ऑफ टोयोटा कंपनी में एम्प्लॉयज़ ने 7,000 तजावीज़ जो है वो, सॉरी 7,000 एम्प्लॉयज़ ने, सॉरी 7,000 एम्प्लॉयज़, टोयोटा एम्प्लॉयज़ ने 75,000 तजावीज़ थी, जिसमें से 99% इम्प्लीमेंट कर दी गई। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ दोनों साइड पे। तो आई होप कि आपको ये हिस्टोरिकल व्यू भी मेरा जो है वो पसंद आया होगा इस मामले में, जिससे मैं सपोर्ट किया अपने आर्गूमेंट को कि सिर्फ थ्योरी में रट्टा ना लगवाता रहूँ, बल्कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल इंडस्ट्री से भी रिलेट करके तो बताऊँ। ठीक हो गया बच्चों? तो ये जो बात है ये हम कह रहे हैं कि कॉन्टीन्यूस जो है वो इम्प्रूवमेंट के हवाले से तजावीज़ दी गई। तो आई होप कि आप बच्चों को यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। कोई मुश्किल बात है तो ज़रूर बताइए। जी, अब देखिए, यहाँ पे मैं आपके साथ फिर शेयर करना चाहूँगा जो मेरा नेक्स्ट इन्हीं का सेम एक्सपर्ट के हवाले से एक मॉडल है, जिसको हम कहते हैं प्लान, डू, चेक, एक्ट, PDA साइकिल।
पीडीएस साइकिल में सबसे पहले वो कहते हैं कि जब आप तजवीज़ लेके आते हैं सबसे पहले प्लान एक्टिविटीज़, फिर इसको इम्प्लीमेंट करें प्लान को, और फिर चेक द रिजल्ट, रिजल्ट को चेक करें, और फिर एक्ट इम्प्रूव द प्रोसेस, और प्रोसेस को फिर उसके मुताबिक इम्प्रूव करें। अगेन, पहले मंसूबा बनाएं। ज़ाहिर है मंसूबा जो भी बनाया जाता है वो तो पेपर पे बनाया जाता है ना, कोई डायग्राम, कोई तरीका, कोई मेथड, कोई प्रोसेस। फिर उसको क्या करें, एक दफ़ा इम्प्लीमेंट करके देखें, यानी उस पर अमल करके देखें, और फिर देखें कि क्या इससे रिज़ल्ट में बेहतरी आई है, इससे नताइज बेहतर हुए हैं। अगर नताइज बेहतर हुए हैं तो फिर आप इसको प्रोसेस का पार्ट बना दें, इम्प्रूव करके इसका हिस्सा बना दें। मैं चारों पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा दोबारा। पहली बात ये कि एस्टेब्लिश ऑल नेसेसरी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस टू डिलीवर रिजल्ट इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेड आउटकम। एक प्लान बनाएं, जो कागज़ पे बनाएं, जिसके मुताबिक एक प्लान बना हो जो ये जाहिर करे कि हम इससे एक्सपेक्टेड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। फिर इसे हम एक दफ़ा इस पर अमल करके देखें। अमल करने के बाद ऑन अ स्मॉल स्केल, जाहिर बात है हम बड़े स्केल पे तो नहीं लेके जाएंगे, टेस्ट हो रहा है ना, भी टेस्ट तो स्मॉल स्केल पे होता है, तो उसे हम टेस्ट करते हैं। फिर मेजर करते हैं रिजल्ट को कि क्या इसके इम्प्लीमेंट करने से रिजल्ट बेहतर आता है, तो फिर हम उस रिजल्ट को जो है वो इम्पोज कर देंगे। ठीक हो गया बच्चों? तो फिर हम उसको क्या करेंगे, इम्पोज कर देंगे, और अकॉर्डिंगली हम एक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे डिफरेंसेस को और बाकी इश्यूज को, और फिर आइंदा के लिए हम उसको प्रोसेस का हिस्सा बना देंगे, जिससे प्रोसेस फर्दर इम्प्रूव होता रहेगा। इस चीज़ को नंबर 1 हम कहते हैं प्लान, नंबर 2 कहते हैं डू, नंबर 3 कहते हैं चेक, और नंबर 4 कहते हैं एक्ट। आप ज़रा इसके ऊपर गौर कीजिए, ठीक है? टेक 2 मिनट्स, टेक 2 मिनट्स एंड रीड इट। 2 मिनट लो, रीड करो, समझो, फिर सवाल करना। बगैर सोचे समझे सवाल नहीं करना, पहले एक दफ़ा रीड करो। जी बच्चों, तो मैं कह रहा था कि आप एक दफ़ा जी, आप में से कोई बच्चा, जी जी, देखिए बात ये है कि बिल्कुल सही, चेक तक जब हम आते हैं तो देखते हैं कि रिजल्ट कितने अच्छे हुए हैं। अगर रिजल्ट अच्छे हुए हैं तो फिर हम वो जो तब्दीली हमने पार्शली किसी एक जगह करके देखी थी, छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट का नतीजा अच्छा आ गया, तो हम पकड़ के उसको पूरे नए प्रोसेस, जो हमारा सॉरी पूरा जो एक्चुअल प्रोसेस है उसमें उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है? तो यूं समझ लो कि जैसे एक बैंकिंग सिस्टम हो,
उस बैंकिंग सिस्टम में कोई नई तजवीज़ आ जाए तो हम सारी ब्रांचेस में उसको ना अप्लाई करें, किसी एक ब्रांच में अप्लाई करके देखें, प्लान करें, डू करें, चेक करें। अगर वाकई उस ब्रांच की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है तो फिर पकड़ के उसको सारी ब्रांचेस पे इम्प्लीमेंट कर दें। जी रुतबा, अब क्लियर है? तो फिर उसको पकड़ के सारी ब्रांचेस पे इम्प्लीमेंट कर दें। सो व्हाट यू से रुतबा? हाफिज, हाफिशा? जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए, तो इसका मतलब, हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था, टेस्ट किया था, तो कोई शक की बात नहीं। और हाफिज साहब, बड़ी सिंपल सी बात मैंने की है कि एक दफा ये हुआ कि टोयोटा और कैनन ने अपने एम्प्लॉय से कहा कि तजावीज लेके आओ, और वहां पर बेशुमार तजावीज इकट्ठी की गई दोनों। और हैरानगी की बात यह है कि उसमें से 90% को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और उससे भी बड़ी एग्जांपल मैंने ये दी कि 1999 में टोयोटा कंपनी एट यूएसए, जो यूएसए में टोयोटा कंपनी का प्लांट लगा हुआ था, वहां 7,000 एम्प्लॉयज थे, उन्होंने 75,000 तजावीज सबमिट करा दी। ठीक है, अब तकसीम करके देखें तो ईच एम्प्लॉय अप्रोक्सीमेटली यू कैन से मोर देन कितनी जी, हर एम्प्लॉय ने तकरीबन 10 से 15 तजावीज सबमिट कर दी। और वो जो तजावीज हैं वो उसमें से 99% तजावीज मान ली गई, इम्प्लीमेंट की गई, वो कामयाब रही और आज तक वहाँ इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ये वजह है कि टोयोटा वहाँ फोर्ड को भी टफ टाइम दे रही है जो उनकी अपनी कंपनी है, और बाकी कंपनीज को भी टफ टाइम दे रही है। अब लेक्सिस ने तो वहाँ पे मर्सिडीज और BMW की भी मार्केट जो है उसको भी टाइट करके रखा हो। तो इतना बेहतरीन काम उन्होंने किया। ठीक हो गया? तो हाफिज साहब, अब क्या ख्याल है, अब ये बात क्लियर है आपको? हाफिज साहब? जी हाफिज साहब की आवाज, हाफिज साहब की वो क्या कहते हैं, मैसेज नहीं आ रहा मुझे। जी हाफिज साहब? बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बच्चों, यहाँ पे आके हम ये कह देते हैं कि हमने ये जो दूसरा हिस्सा है मुकम्मल कर लिया। देखिए, अब क्वालिटी सर्कल भी हो गया, और अब आपका क्याजोन का जो है, क्याजन का भी हमने मुकम्मल कर लिया प्रोसेस। ठीक है जी। अब मैं फौरी तौर पे सिक्स सिग्मा की तरफ नहीं जाता। वो इसलिए नहीं जा रहा फौरी तौर पे सिक्स सिग्मा की तरफ क्योंकि आप बच्चे वो कह रहे हैं मुझे कि वो भी थोड़ा सा बताएं हमें कि किस तरह से हम नोट्स लेंगे और कैसे काम करेंगे। तो एक मिनट, मैं ज़रा यूएसबी पे दूसरे कंप्यूटर से थोड़ा सा डेटा यहाँ पे लेकर आता हूँ। तो आपको ये स्लाइड्स रोक रहा हूँ, फिर मैं दोबारा शेयर करता हूँ आपके साथ। स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। जस्ट अ मिनट, आप मेरे साथ ही रहिएगा, बस मैं एक मिनट में आप बच्चों को ये बात बताता हूँ। लेट मी सी कि मैंने ये जो स्पोर्टिव डेटा था वो यहीं रखा था। जी बच्चों, ये मिल गया मुझे, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, जो बच्चे नए आए हैं मैं थोड़ा सा बता दूँ। ये देखिए, बात ये है कि दिस वन इज द, यू कैन से द की। ये है मेरा वो गूगल क्लासरूम जहाँ पे ये डिटेल मौजूद है सारी, और ये उसका जो है वो क्लास कोड है। ये यहाँ लिखा होता है लेकिन मैंने यहाँ बड़ा सा करके लिखा है, आप इसको नोट डाउन कर लें, पिक्चर ले लें। तो क्लास कोड है इसका, बड़ा सिंपल सी बात है। आप किसी भी जाएंगे गूगल क्लासरूम अपने इंटरप्राइज इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, और वहाँ पे जाके आप गूगल क्लासरूम डिमांड करेंगे
और वहाँ पे आप ये कोड जो है ये लिख देंगे तो आप गूगल क्लासरूम में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो आपने ये पासवर्ड नोट डाउन कर लिया? ज़रा एक दफ़ा यस कर दीजिए नए स्टूडेंट्स, क्या आपने पासवर्ड नोट डाउन कर लिया? जी बच्चों, न्यू स्टूडेंट्स। जी शहरोज खान, ठीक है, आपने नोट कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। देखिए मैं फिर स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। देखिए बच्चों, आप इस तरह एक आप पास आप इंटरनेट लिखते हैं गूगल क्लासरूम, ये आपने लिख दिया गूगल क्लासरूम, तो आप गूगल क्लासरूम में चले जाएंगे। ये आपका गूगल क्लासरूम हो गया। ठीक होगी बात? यहाँ से आप एंटर करेंगे ये, तो ये आपको गूगल क्लासरूम में ले जाएगा। आई होप ये ज़रा थोड़ा स्लो है मेरा नेट, लेकिन खुल जाएगा, अभी आपके सामने आ जाएगा। लेट मी चेक। ये आ गया सामने। रीच इन द गूगल क्लासरूम, एक एक्सेस थी। ये आ गया गूगल क्लासरूम। यहाँ पे आप जो है ये प्लस साइन जो है इसे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, प्लस साइन। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक है क्रिएट का, ये वाला जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, दिस वन। ठीक है, और दूसरा जो है वो है आपका ज्वाइन का। तो ज्वाइन का आप प्रेस कीजिएगा ये। तो ये देखिए जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ ये क्लास कोड आ गया। यहाँ पे क्लास कोड लिखेंगे तो आपको मेरी क्लास मिल जाएगी जो मैंने कही है। ठीक है, यहाँ क्लास कोड लिखेंगे जो आपके पास है। अब ये जो क्लास कोड है ये आपने लिखा तो आपको मेरा गूगल क्लासरूम मिल जाएगा, और वहाँ से आपको ये सारे नोट्स जो है ये दस्तियाब हो जाएंगे, जैसा कि अभी आपके सामने मैंने रखा है। तो इन दिस वे आपका जो है ये काम बन जाएगा। ठीक होगी जी बात? तो मैं इसको समझता हूँ कि कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आई होप कि आप कर लेंगे। तो मैं मुतमिन हो जाऊँ कि आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने इसको मैनेज कर लेना है। इसी के अंदर नोट्स हैं, इसी के अंदर सारा कुछ है। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक हम ज़ेरे बहस रखा हुआ था हमने उसी के ऊपर बात करते हैं, बात जारी रखते हैं। लेट मी ओपन द स्लाइड्स अगेन। ये मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अगेन। सॉरी, मैं क्लिक नहीं सही किया, फिर मेरा ख्याल है। लेट मी शो। क्या हो गया यार, ये आ गई आपके सामने। अब देखिए इसके अंदर मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि हमने दो काम मुकम्मल कर लिए। एक हमने जो है वो ये वाला सेक्शन मुकम्मल किया, और एक ये वाला। अब चलते हैं हम 5S की तरफ। 5S प्रैक्टिस क्या है?
असल में 5S प्रैक्टिस जो है ये बेसिकली 5 अहम चीज़ें हैं जिसे हमें ठीक रखना चाहिए। जापानीज इनको यूं कहते हैं, एक तो स्ट्रक्चराइज, अननेसेसरी और अनवांटेड चीज़ों जो निकाल देनी चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए, ओल्ड और अनवांटेड फाइल्स निकाल देनी चाहिए, और हमेशा अपने आप को वेल स्ट्रक्चराइज रखना चाहिए। अपने निज़ाम को सिस्टमाइज रखना चाहिए। सिस्टमाइज निज़ाम के तहत चलाएं, बगैर किसी निज़ाम के चलने वाली चीज़ें ठीक नहीं होती। और सैनिटाइज रखना चाहिए, यानी हमें क्लीन वर्क स्टेशन बनाने चाहिए जहाँ पर के काम करने के लिए ज़्यादा बल्क ऑफ फाइल्स और बल्क ऑफ टूल्स ना पड़े हों। डेस्क ऐसा नीट एंड क्लीन हो कि जो रिक्वायर्ड चीज़ें वो मौजूद हों और जो अननेसेसरी हैं वो मौजूद ना हो। और एक स्टैंडर्डाइज्ड निज़ाम होना चाहिए, ठीक है, और जिसके ऊपर एक बाकायदा एक मेयार हो, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। होश पोश नहीं होना चाहिए, हमें अपनी ओल्ड हैबिट्स छोड़ देनी चाहिए और हमें जो है वो नए अंदाज से सोचना चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, हम अपनी चीज़ें घुमा देंगे, हम अपनी चीज़ों की केयर नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली ये भी हमारे लिए सेटबैक होगा। तो ये हो गया हमारे जी 5S। तो ये 3 मुकम्मल हो गए। अब रह गया एक आपका क्या जी 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा पे हम बात जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में रख लेते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा इंशाल्लाह मंडे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। पर्टिकुलरली नए स्टूडेंट्स की मुझे ज़्यादा फिक्र होती है, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। अच्छा, तो ये आज के लिए फिर इसको इतना ही रखते हैं। तो हाफिज साहब आपका जो सवाल है उसका जवाब भी फिर इंशाल्लाह मंडे को आपको दे देंगे। ये स्लाइड्स अभी चल रही हैं, इन्हीं पे आपका सवाल है, उसको जवाब कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें और आपको अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह।